तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो सी नंबर देखिए ऑप्शन, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। स्थिर नहीं रहता है, अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है। सही क्या है, द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, सही बात है, ठीक है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, सही बात है। और डी में क्या है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत है। अब देखिए 2 में क्या है, तो 2 गलत युग्म का चयन करना है। तो छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण में होते हैं, सही बात है। मांसाहारी तो तृतीय पोषण में आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर का होता है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर का होता है, लेकिन जीवाणु चौथुर्थ पोषण स्तर होता है, ये गड़बड़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अगर 10 मीटर लंबा तार का प्रतिरोध R ओम है, ठीक है, 5 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध का कितना होगा, 2, ठीक है। तो एक दूसरे डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है जी, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक है। 10 था तो R था, ये 5 हो गया आधा, तो ये 2 गुना हो जाएगा, तो 2R हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए, अच्छा जीवाणु चतुर्थ पोषण पर है, ये गलत था, ठीक है। चलिए अब देखिए चतुर में क्या आता है, चतुर में आता है खास श्रृंखला का शीघ्र पोषण, जैसे बाघ, शेर, व्हेल, ये चतुर उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। और अपघटक में आता है अंतिम पोषक स्तर होता है कवकोबैक्टीरिया। कवकोबैक्टीरिया क्या है जी, अंतिम पोषण स्तर, इसको अपघटक बोलते हैं। टॉपिक स्तर की अवधारणा कब आया था, 1942 में। कौन गया था, रेमंड लिंडमान ने। टॉपिक स्तर, लिंडमान ने क्या बताया था कि प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव को खाएगा, ठीक है, तो वो उसका 10% लेगा, ये लिंडमान का नियम है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत अपघटनी परिसंचरण, कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटन परिसंचरण में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कौन सा करते हैं जी, तो कॉपर सल्फेट, कौन सा करते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, सल्फेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉपर सल्फेट विद्युत अपघटनिक में कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत अपघटन में करते हैं। कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटन वोल्टामीटर में किया जाता है, किसके द्वारा जी, वोल्टामीटर में किया जाता है। अब देखिए धातु और आयन Cu2+ धातु के रूप में कैथोड पर, कॉपर कहाँ चल जाता है, कैथोड पर, और सल्फेट आयन एनोड पर, ठीक है। कॉपर सल्फेट बने हैं जी, तो हाँ, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर चल जाएगा कैथोड पर और सल्फेट चल जाएगा एनोड पर, ठीक है। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ब्लू विट्रोल कहलाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, बता जी कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल, ठीक है। कॉपर सल्फेट को ही क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्लू विट्रोल, ठीक है। अब देखिए विद्युत अपघटन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु कम में शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए डिश धारा का प्रयोग करते हैं, किसका, तो DC का, डायरेक्ट करंट, ठीक है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया का विकास फैराडे ने किया था, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर में आते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों को दर्शाता है, ठीक है। तो 5 में कहा जाएगा आपको बी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणुक कण केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, किसको दर्शाता है जी, इलेक्ट्रॉन को। थॉमसन के, ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग। क्या में यही पूछेगा कि प्लम पुडिंग मॉडल, ये तरबूज का उदाहरण दिए थे ना, जो काला काला बीज इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन के इस परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक घनात्मक सूप है जिसके भीतर ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन अंतर्निहित है। उप परमाणु कण वह कण जो परमाणु से छोटा होता है। उप परमाणु कणों के 3 मूल प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उप परमाणु हैं, ठीक है। जो परमाणु से छोटा है, यही सब मिलकर बना है। थॉमसन के परमाणु मॉडल यह स्थापित करते हैं कि परमाणु उदासीन होते हैं। थॉमसन ने बोला था परमाणु उदासीन होते हैं।
रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल में नाभिकीय सिद्धांत दिया, नाभिकीय सिद्धांत रदरफोर्ड ने। अब बोर ने परमाणु सिद्धांत स्थितिक कक्षा का सिद्धांत दिया, क्या दिया जी, स्थितिक कक्षा का सिद्धांत दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 में क्या है, अमाशय भित्ति में जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्त्राव नहीं करती है, तो किसका नहीं करती, लार का, है ना, लार तो मुंह से निकलता है जी। अमाशय में जठर ग्रंथियां लार का स्त्राव नहीं करती, पेट में जठर ग्रंथियां निम्न स्त्राव करती है, हाइड्रोक्लोरिक, यह पेरिटल कोशिकाएं द्वारा स्त्रावित होता है। HCl जो निकलता है किसके द्वारा जी, तो पेरिटल कोशिकाओं के द्वारा निकलता है, तथा पेप्सिन और रेनिन को क्रियाशील करता है, तथा पेप्सिन और रेनिन क्या करता है, क्रियाशील करता है। अब एक होता है पेप्सिनोजेन, यह पेप्टिक कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। यह पेप्टिक कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, नहीं ध्यान में, ठीक है। श्लेष्मा क्या है जी, यह म्यूकिनस कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है तथा पेट के अंदरूनी परत की रक्षा करता है। श्लेष्मा क्या है जी, यह म्यूकिनस कोशिकाओं द्वारा ठीक है स्त्रावित होता है और पेट के अंदरूनी परत की रक्षा करता है। कौन, श्लेष्मा। अब देखिए लार ग्रंथियां द्वारा स्त्रावित होती है। लार में जल, प्रोटीन, एंजाइम टॉयलिन, आयरन, कैल्शियम, फास्फेट, लाइसोजाइम जीवाणु एजेंट युक्त होते हैं। लार समान रूप से लार ग्रंथियों से पेरेटिक, सबलिंगुअल, सब मेडुबोलर जो मुंह में स्थित है से स्त्रावित होता है। ठीक है, लार का पीएच मान 1.3, ठीक है, तो कितना होता है 6.5, कितना होता है जी, लार का पीएच मान 6.5, ठीक है, 6.2 से लेकर 6.5। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं, जल में तेल 7 नंबर में क्या है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है जी, तो जल में तेल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलेगा, जल में घुली हुई चीनी, ठीक है, और जल में घुला हुआ लवण, ठीक है, लेकिन जल में तेल नहीं मिलेगा, तो समांगी मिश्रण नहीं है। अब देखिए जब तेल और पानी और मिश्रण तरल पदार्थ है वे एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, तथा संयुक्त होने पर अलग अलग परतें बनाते हैं। विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण है, पानी में रेत, है ना, छोड़ देंगे तो नीचे बैठ जाएगा, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, घर का रंग रोगन, मक्खन, दूध, गुद्दे सहित संतरे का रस, ठीक है, ऐसा क्या विषमांगी मिश्रण है। अब देखिए विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है जल, समांगी मिश्रण के उदाहरण क्या क्या है, जल है, सिरका है, माउथ वॉश है, चीनी एवं जल का मिश्रण, चीनी एवं जल का मिश्रण। ठीक है, अब आप जल को भाप के किसी भी कोना में लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा वही रहेगी। ठीक है, काइन आप नाली से उठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए वही अनुपात में मिला रहेगा। अब देखिए समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है जो समान रूप से वितरित होते हैं। अब आते 8 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक कुछ सरीसृपों के लिए लिंग निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा, तापमान, ठीक है, तापमान, पानी का पीएच मान 7, डेंसिटी सी अलग अलग होगा, जैसे नमकीन पानी का डेंसिटी होता है 1.013 होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, औसतन देखा जाता है हम लोग के यहाँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 8 नंबर में। ठीक है, तो 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक कुछ सरीसृप के लिए निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कौन सा करते हैं जी, तापमान पर्यावरण कारक कुछ सरीसृपों को निर्धारण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जी। ठीक है, अब देखिए कुछ सरीसृप जिसका लिंग उसके तापमान के निर्धारित करता है, जैसे कि अंडे को सरीसृप सेकते हैं, है ना जी, वहीं बैठा रहता है, सांपा बैठा रहता है वहीं पर सेकते रहता है। ठीक है, अब देखिए समान रूप से यह प्रक्रिया ताप लिंग निर्धारण कराता है जी। कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल आदि लिंग निर्धारण ऊष्मायन के दौरान ताप से होता है। कछुआ को ऊष्मायन के दौरान तापमान कम होने पर नर, अधिक होने पर कछुआ मादा होगा। अगर तापमान कम मिलेगा तो नर मिलेगा और ज़्यादा मिले तो मादा। अब देखिए 9 नंबर में क्या, गलत युग्म का चयन करना है, तो सी नंबर गलत है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है,
ठीक है। तो मादा युग्मक अंडाशय में कहाँ होता है जी? अंडाशय में। तो मादा में कौन कौन होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, उसके बाद अंडाशय, ठीक है। तो कहाँ होता है युग्मक मादा वाला? तो अंडाशय में। यही गड़बड़ है। सही क्या है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, सही है। नर युग्मक नर जनक कोशिकाएं परागन द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। और डी नंबर में क्या है? निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, सही है। सी नंबर गलत है, ठीक है। तो मादा युग्मक वर्तिका के उपस्थित रहता है अंडप में। मादा युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? अंडप में, ठीक है। अब देखिए वर्तिका का मध्य भाग होता है, वर्तिका का शीर्ष भाग होता है और प्रजनन तंत्र शीर्ष में होता है। एक पुष्प का मादा युग्मक बीजांड के अंदर उपस्थित होता है। एक पुष्प का मादा युग्मक कहाँ होता है जी? बीजांड के अंदर उपस्थित होता है। अंडाशय में एक मोती सी संरचना पाई जाती है, जिससे मादा युग्मक होता है, जिससे अंडाणु कहते हैं। पुष्प में नर युग्मक पराग कोषों के परागण में पाए जाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है जी, ठीक है। निषेचन के उपरांत युग्मनज तथा अंत में भ्रूण निर्माण होता है। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर में आते हैं। तो 10 में क्या बोल रहा है? जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के अवतल केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? ठीक है, तो -1 हो जाएगा जी, है ना, क्योंकि आवर्धन भाग क्या होता है अवतल लेंस का? -v/u माइनस v/u होता है, ठीक है। ठीक है, दर्पण में, ठीक है, दर्पण में माइनस होता है। चलिए, तो इसका कितना हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 11 नंबर में आते हैं। सूक्ष्म बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अभिक्रिया करके क्या निर्माण होगा? तो व्यंजक चूर्ण। क्या बनेगा? व्यंजक चूर्ण, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, CaOCl, ठीक है। चलिए कैल्शियम, हाँ, अतः ब्लीचिंग पाउडर का गुण क्या क्या है? हवा से संपर्क में आने पर क्लोरीन के साथ तीव्र गंध आती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग के रूप में जल उपचार में किया जाता है। इसमें कीटनाशक गुण पाए जाते हैं। यह एक ऑक्सीकारक एजेंट है। ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने की प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। CaOH को साल्ट लाइन चूना पत्थर कहते हैं, है ना। CaOH को सेल का नाम कहते हैं। CaO को क्विक लाइन कहा जाता है। चलिए अब देखिए 12 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करेगा? तो सी नंबर विद्युत हीटर। विद्युत हीटर उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता। विद्युत हीटर धारावाही उस धारा के उसमें प्रभाव के कार्य को सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें प्रभाव हम लोग अब देखिए तो 12 नंबर हो गया जी। क्या है 12 नंबर में? तो कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता? विद्युत हीटर। विद्युत ऊष्मा को लेता है, ठीक है। विद्युत हीटर हो गया, जनरेटर हाँ, हो गया। ये जूल का नियम पे काम करता है। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? I2RT होता है जी। विद्युत मोटर, विद्युत पंखा, विद्युत जनित विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब 13 नंबर क्या है? जब हम बस में सफ़र करते हैं तो अचानक बस रुकने से आगे की ओर झुक जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हमारा सही जरूरत में था, जरूरत का नियम बोलते हैं, ठीक है। जरूरत का नियम गति का प्रथम नियम है, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर में क्या है? फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की क्षमता होती है? तो साइटोकाइनिन। फलों पादपों में कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन पादपों में कोशिका विभाजन का काम करता है, अब वृद्धि और विकास को प्रेरित करता है। ऑक्सिन फाइटो हार्मोन पादप पुष्पों को बढ़ाता है। ऑक्सिन फाइटो हार्मोन पादप को पुष्पों में बढ़ाता है। यह हार्मोन पादपों को गुरुत्वानुवर्ती और प्रकाशानुवर्ती के प्रेरित करता है ना जी। गुरुत्व के नीचे ऊपर जाएंगे तो है ना गुरुत्वानुवर्ती, और प्रकाश की ओर जाएंगे तो प्रकाशानुवर्ती। जैसे प्रकाशानुवर्ती ऑक्सीजन करता है काम। ऑक्सीजन खरपतवारनाशी की भूमिका भी निभाता है जी। जिबरेलिन फाइटो हार्मोन बौना पौधा को लंबा करता है जी।
स्पेसिक अम्ल विधिरोधक हार्मोन है। यह पौधों के जल में डूबे होने की स्थिति में रंध्रों को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए 15 में क्या है, मोटर द्वारा एकांक समय में क्या कार्य क्या कहलाता है, तो शक्ति। एकांक समय में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा और कार्य करने की दर को शक्ति। ठीक है, शक्ति इक्वल टू वाट बाई टाइम। चलिए 16 में क्या है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा कारण क्या है, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश से सीधी रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश किसी ठीक है, प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो वस्तु सामने में एक कला क्षेत्र प्राप्त होता है जिसे छाया कहते हैं। छाया दो प्रकार का होता है जी, उप छाया और प्रति छाया। प्रकाश के निम्न गुण है, यह बहुत चुंबकीय तरंग है। ये क्या है जी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, छाया विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह अनुप्रस्थ काट प्रकृति पर निर्भर करता है। डी बोगली के अनुसार यह कण और तरंगे दोनों की भांति व्यवहार करता है। डी बोगली के अनुसार यह प्रावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, व्यक्तीकरण, ध्रुवीकरण सभी गुणों का पालन करता है। सभी प्रकाश का अवरोध के किनारों पर बुनने घटना को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए 17 में क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर विशाल वस्तु का वेग को बढ़ाता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका वेग समय के साथ जीटी के बढ़ता है और पृथ्वी से टकराने के समय महत्तम हो जाता है। यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग के ऊपर जाने के साथ घटता है और ऊंचाई पर 0 हो जाता है। स्वतंत्र रूप से गिरने पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नियत रहता है। स्वतंत्र रूप से गिरने पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नियत कांस्टेंट रहता है। गति का पहला नियम v इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा नियम हो जाएगा, गति का दूसरा सूत्र है तो एस इक्वल टू UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, चलिए अब पहला नियम किसके बीच संबंध आता है, तो हमेशा पूछेगा पहला दूसरा तीसरा में कौन सा नियम किसके बीच संबंध, तो हमेशा U और A को काट देना जो बचेगा। तो पहला समय के साथ तो किसको काट देना, ई और ए को काट देंगे, जो बचेगा उसके भी संबंध हो जाएगा। 18 नंबर में क्या है, अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे जी। चलिए तो 18 का हो जाएगा आपको ए नंबर। निम्न में से कौन सा एल्कीन का समान सूत्र है, तो CnH2n हो जाएगा जी। ए नंबर। एल्कीन असंतुलित हाइड्रोकार्बन है क्योंकि 2 बंध होता है जी। ठीक है, एल्केन एकल बंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन संतृप्त है क्योंकि एकल बंध है। एल्काइन त्रिबंध है, असंतृप्त है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। चलिए, थैंक यू।